अच्छा, हमने लिमिटिंग फैक्टर के 6 क्वेश्चन किए थे एक लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसी पे। क्वेश्चन नंबर 7 से मैं शुरू कर रहा हूँ, किरण लिमिटेड। ठीक है, इसमें वही लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स निकालना है। रिक्वायरमेंट देख लें। Prepare a statement showing the ranking of each product in order of contribution yielding per unit of scarce resource। यानी आपने लिमिटिंग फैक्टर के पॉइंट ऑफ से रैंकिंग करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड व्हिच विल मैक्सिमाइज द नेट प्रॉफिट एंड आल्सो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ्स टू 31 मार्च 2012। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर का है। विंटर 2013 में आपका आया था क्वेश्चन 4A। विंटर 12 में भी आया था और 13 में भी आया था, ट्वाइस आया हुआ है। ठीक है, Kiran Limited manufacture 3 products, alpha, beta, gamma. Planned production for the 3 months to 31st March 2012 is alpha 10,000 units, beta 7,000 unit and gamma 4,000 unit। नीचे उनका सारा डाटा गिवन है। रॉ मटेरियल, मैन आवर्स एट अ रेट ऑफ 8 per hour and other variable expense आपको गिवन है। डेल्टा कॉस्ट पर 100 per kg and it has now been asserted while 108,000 kg are needed to produce budgeted output, only 96 kilos will be available in the 3 months to 31st March 2012। और आगे लिख रहा है the fixed overhead is 300,000 per month। ठीक है, अच्छा अब इस पे बेसिकली क्वेश्चन में देखें तो आपका लिमिटिंग फैक्टर गिवन, वही सारे स्टेप के सबसे पहला हमारा आएगा। यहाँ पे आप स्टार्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किरण लिमिटेड। पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। वहां इस क्वेश्चन में जरूरत इसलिए नहीं है कि लिमिटिंग फैक्टर इज गिवन, इज द रॉ मटेरियल डेल्टा इज द लिमिटिंग फैक्टर। अब सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। 3 प्रोडक्ट है, अल्फा, बीटा, गामा। सबसे पहले मुझे सेल्स प्राइस चाहिए पर यूनिट। अब सेल प्राइस देखिए, तीनों की गिवन है 800, 880 और 670। अब इसमें से लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया हुआ है डेल्टा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर वो दिया हुआ है इन केजी कि 5 केजी यूज होगा अल्फा में और डेल्टा की जो कॉस्ट है वो 100 पर केजी है, 100 पर केजी। इसका मतलब अगर 5 केजी यूज होता है और 100 रुपीज पर केजी है तो 500 कॉस्ट आ गई अल्फा में। बीटा में 6 केजी यूज होगा, 100 इंटू 6, 600। गामा में 4 केजी यूज होगा, 4 इंटू 100, 400। उसके बाद मैन आवर्स जो लिखे हुए हैं दैट इज लेबर। ठीक है, अब लेबर में लिखा हुआ है जी कि 8 रुपीज पर आवर रेट है और 10 आवर्स लगेंगे, यानी लेबर के 10 आवर्स लगेंगे और 8 रुपीज हम पे करेंगे। 10 इंटू 8 80, सेकेंड 8 इंटू 8 64, थर्ड 12 इंटू 8 96। लेबर के बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और अदर वेरिएबल कॉस्ट गिवन है इन रुपीज है, ये ऑलरेडी रुपीज में 115, 144 एंड 78। जब इसमें से ये लेस करता हूं इन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट तो 104 जो है दैट इज नॉट एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मेरा सेकंड स्टेप है और ये तीनों प्रोडक्ट्स का मैंने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और लिमिटिंग फैक्टर जो है वो मेरा केजी में है, डेल्टा इन केजी। ठीक है, तो कितने केजी यूज हो रहा है वो दिया हुआ है 5
6.4, इसको डिवाइड कर दूंगा केजी डेल्टा इन केजी पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी अल्फा चाहिए, 6 केजी बीटा और 4 केजी गामा। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा, दिस इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पर केजी ऑफ डेल्टा। ठीक है जी, डेल्टा के 1 केजी अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो डिवाइड करता हूं 105 डिवाइडेड बाय 521, सेकंड आएगा आपका 12 और थर्ड आएगा 24। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब मैंने रैंकिंग कर दी। जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट है गामा, दैट शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट, अल्फा सेकंड और बीटा थर्ड। ये मेरा पहला आंसर है इस क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि इसकी ए रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आप प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रैंकिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट इन ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन यील्डेड पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्स। तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया 9 मार्क्स का। अब सेकंड पे वो कह रहे हैं कि जी आप स्टेटमेंट बनाओ जिसमें ये शो करो कि कितने नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, और साथ ये भी कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ्स टू 31 मार्च। तो इसमें पहले तो कैलकुलेशन वही करते हैं, हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल मिक्स। और यहाँ पर मेरा जो लिमिटिंग रिसोर्स है वो केजी में है, और यहाँ पे हम यूनिट्स लिख देंगे, और इसे आगे फिर हम कैलकुलेशन आगे भी लेके जाएंगे इसको यहां तक। अच्छा जी, सबसे पहले अवेलेबल रिसोर्स लिखें। अवेलेबल रिसोर्स उसने लिखा ओनली 96 किलो विल बी अवेलेबल इन 3 मंथ्स, यानी 96,000 केजी मेरे पास अवेलेबल। अब रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट बनानी है गैप, और इसकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो ये दी हुई है ऊपर 4,000 यूनिट्स, दिस वन 4,000 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने के लिए 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, ये दिस वन, एक यूनिट को बनाने के लिए 4 आवर्स लगेंगे और 4,000 यूनिट बनाने। तो अगर मैं 4,000 यूनिट पूरे बनाता हूं तो 4,000 इंटू 4, 16,000 जो है वो मेरी कॉस्ट लग गई गैमा की। अब इसको मैंने माइनस किया तो 80,000 आ गया। अब सेकंड रैंक देखें तो सेकंड रैंक आ रहा है अल्फा का, और 80,000 केजी मेरे पास अवेलेबल है। अल्फा के 10,000 यूनिट बनाने, और अल्फा को बनाने के लिए 5 आवर्स चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, यानी 10,000 इंटू 5, 50,000। तो 10,000 इंटू 5, 50,000। अब जब ये लेस किया तो अब मेरे पास सिर्फ रिसोर्सेस रह गए 30,000, यकीनन इससे बीटा बनाऊंगा। ठीक है, अब बीटा को देखें, बीटा की डिमांड है 7,000 यूनिट्स, और बीटा के एक यूनिट को बनाने के लिए 6 और चाहिए। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 42,000 और चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा जितने भी ऑर्स हैं वो मैं बीटा के लिए यूटिलाइज करूंगा, और इसमें 6 ऑर्स लगेंगे। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 6 पर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 यूनिट बन सकते हैं, जबकि डिमांड थी मेरी 7,000 यूनिट्स। तो ये जो मैंने अभी तक कैलकुलेट किया ये ऑप्टिमल मिक्स कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो फर्दर ये भी है, एक तो वो कह रहा है शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड दैट विल मैक्सिमाइज द नेट प्रॉफिट। ये हिस्सा मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस वन, ये एक आंसर है जिसको मैं रेड कलर से कर। अब इसके बाद कहता है आल्सो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। अब इसी को कंटिन्यू करूंगा और मैं लिखता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जनरेट करते हुए।
देखिए गामा प्रोडक्ट जो है वो 24 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी 96 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रही है। अल्फा जो है वो 105 और बीटा जो है वो 72 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रही है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। गामा के अगर मैं 4000 यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करता हूं और एक यूनिट 96 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे तो ये 384,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा। अल्फा जो है वो आपकी 1050 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगी और बीटा 360,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगी। अब इसको जब मैं टोटल करता हूं तो दैट इज 1794, दिस इज नॉन एज टोटल कंट्रीब्यूशन। ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ चुका है यहां तक। लेकिन अब मैंने प्रॉफिट निकालना है। जब प्रॉफिट निकालना है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं लेस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। ये पहली दफा क्वेश्चन में उसने यहां तक लेके दिया, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी डेफिनेटली। ये देखिएगा फिक्स कॉस्ट अमाउंटिंग टू 300,000 पर मंथ, 300,000 पर मंथ। और आप इस वक्त नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो 3 मंथ्स का। और अगर एक महीने का जो फिक्स कॉस्ट है वो 300,000 होगी तो 3 मंथ की फिक्स कॉस्ट 900,000 होगी। तो ये मैं 900,000 जब इसमें से माइनस करता हूँ, रिमेनिंग अमाउंट आती है दैट इज द नेट प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी एंड दैट इज आल्सो द फाइनल आंसर जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। जो जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ उसको ज़हन में रखिएगा, ये फाइनल आंसर है। एक पार्ट में उसने रैंकिंग मांगी थी, दूसरे पार्ट में से दो चीजें मांगी। एक तो यूनिट्स कितने कितने प्रोड्यूस करेंगे और नेट प्रॉफिट कितना होगा, यानी 894,000 का नेट प्रॉफिट हमारा होगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। जी, डेल्टा आपका मटेरियल यूज होगा तीनों प्रोडक्ट्स में और इस वजह से हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। डेल्टा का रोल इस क्वेश्चन में काइंडली एक्सप्लेन कर दें। डेल्टा जो है वो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, और उसी को हमने इसलिए डिवाइड किया था। रैंकिंग रिवर्स क्यों नहीं की, ये मेक और बाय का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। रिवर्स वहां होती है जहां आप मेक और बाय का डिसीजन ले रहे होते हैं। 5 टू मटेरियल है नॉट ऑल्स। जी, ये मटेरियल ही मैंने लिखा है डेल्टा इन केजी पर यूनिट। जी, मटेरियल इसलिए लिया है कि ये आपका लिमिटिंग फैक्टर है इस क्वेश्चन में। बीटा 5000, ठीक है। देखिए बीटा का अगर आप देखें तो बीटा की जो डिमांड है वो 7000 यूनिट है, लेकिन बीटा के एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 6 kg चाहिए। मुझे 6 kg चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, अगर मेरे पास 30,000 kg है तो ये मैं कैलकुलेशन यहाँ शो कर देता हूँ। 30,000 kg है और एक यूनिट को बनाने के लिए क्वेश्चन के मुताबिक 6 kg लगेगा। इसको जब डिवाइड करूंगा तो 5000 यूनिट्स बन सकते हैं जो हमने कैलकुलेशन में शो किया, ठीक है। दिस इज द वर्किंग। अदर वेरिएबल एक्सपेंस में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल हो सकता है, इसमें रिपेयर मेंटेनेंस भी शामिल हो सकती है, इसमें सप्लाईज भी शामिल हो सकती हैं, इसके अंदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी शामिल हो सकते हैं, बेशुमार एक्सपेंसेस होते हैं। डेल्टा अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन
PQ कैलकुलेट नहीं किया। देखिए डेल्टा इज नॉट अ प्रोडक्ट, डेल्टा इज अ रॉ मटेरियल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप उस प्रोडक्ट का कैलकुलेट करते हो जिसका जो प्रोडक्ट हो, कंट्रीब्यूशन तो उसका निकलेगा, ठीक है। और जो आपका कंट्रीब्यूशन जो डेल्टा है वो तो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल का तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं निकलेगा ना, क्योंकि आप उसको सेल तो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ये जो हम क्वेश्चन करते हैं ना क्लास में मैं करवाता हूँ, इसको प्लीज घर पे भी एक दफा जरूर कर लिया करें, क्योंकि वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में वही चीज आ रही है, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस होती चली जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सन दिल लिमिटेड, ये आई कैप में आया था और वहां से मैंने ये क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया, जो आपके लेवल का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हर क्वेश्चन के बाद में आपके जो क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ उसके आंसर दे दूं। लेकिन ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है ना, मैं जरा इसको सॉल्व कर रहा होता हूँ, आप बेशक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करें, कोई मसला नहीं, लेकिन क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं इसका आंसर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में भी वो कहता है कि डिटरमिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन लेवल फॉर द प्रोडक्ट SS एंड TT, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन लेवल निकालना है, जिसको ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स कहते हैं। So question देखते हैं, Sunday Limited makes two product SS and TT and the variable cost per unit are as follows। इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड भी गिवन है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। The selling price per unit is rupees 84 for SS and 66 for TT। During July 2001, the available direct labor hour is limited to 48,000 hours, और यही मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। Sales demand in July is expected to be 18,000 units for SS and 30,000 units for TT। अब यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स है और फिक्स कॉस्ट गिवन। फिक्स कॉस्ट का यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। देयर इज नो नीड टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर इन दिस क्वेश्चन अगेन, बिकॉज लिमिटिंग फैक्टर इज गिवन 48,000 लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है दैट इज 48,000, दैट इट इज द लिमिटिंग फैक्टर। अब दूसरा स्टेप वही उसी तरीके से करेंगे हम। ये दो प्रोडक्ट है SS एंड TT। अब हमें इसका सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो सेल्स प्राइस ली, देखिए SS की सेल प्राइस है 84 और TT की सेल प्राइस 66। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें तीन कॉस्ट अगेन दी हुई है, रॉ मटेरियल, पहला जो है SS में रॉ मटेरियल लग रहा है 6 रुपीस का और TT में 18 रुपीस का, 6 और 18 ये माइनस किया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है वो आपको गिवन है 36 और 18, और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड ये गिवन है आपके पास 6 और 6। जब मैं सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा तो आंसर आएगा दैट इज 36 और 24। दिस इज नॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये एक स्टेप किया हमने। अब इसके बाद इसी को हमने कन्वर्ट करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स हैं, यानी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग और जो है यानी पर लेबर और मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुझे चाहिए होगा डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे जरा देखते हैं। SS में 36 की कॉस्ट आ गई लेबर की, और रेट कितना है 18 पर आवर। अगर मैं 18 रुपीज पर आवर पे कर रहा हूं और 36 रुपीज कॉस्ट आ रही है, इसका मतलब 2 आवर्स लग रहे हैं।
36 डिवाइडेड बाय 18, ये 2 आवर्स लगे। और टीटी में हम 18 रुपीज पे कर रहे हैं, 18 रुपीज, और उसका जो रेट है वो भी 18 है। इसका मतलब यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 18, 1 और लगेगा, ये 1 पे डिवाइड किया। जब इसको डिवाइड कर दूंगा, दिस इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अब 36 डिवाइडेड बाय 2 और 24 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये नेक्स्ट स्टेप हो चुका है। और अब इसकी बेस पर मैं रैंकिंग करूंगा। अब देखिए, जो रैंक आपका कंट्रीब्यूशन पर लेबर और ज्यादा दे रहा है, दैट शुड बी रैंक्ड फर्स्ट, और एसएस जो है वो रैंक्ड सेकंड होगा। ये मेरा रैंकिंग तक कैलकुलेट हो गया। अब मैं टेबल बनाऊंगा, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स की टेबल, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमल मिक्स। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे हेडिंग में लेबर आवर्स, क्योंकि यही मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, और यहां पर यूनिट्स लिख देते हैं जी। तो अवेलेबल रिसोर्स कितना है लेबर आवर में, देखो तो हमारे पास 48,000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, 48,000। रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट बनानी है टीटी, और टीटी की डिमांड कितनी है, वो लिख रहा है जी कि 30,000 यूनिट्स फॉर टीटी। अगर 30,000 यूनिट मैंने टीटी के बनाए और एक यूनिट को बनाने के लिए 1 आवर लगेगा, तो 30,000 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे 30,000 आवर्स लगेंगे। ये 30,000 आवर्स लग गए। जब मैं 30,000 आवर्स यूटिलाइज करूंगा टीटी पे, तो बाकी मेरे पास 18,000 लेबर आवर आ गए। अब 18,000 के बाद दूसरी प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली वो एसएस है। अब एसएस की मैक्सिमम डिमांड जो है वो 18,000 यूनिट है, जो नहीं बन सकेगी। ठीक है, जरा चेक करते हैं क्यों नहीं बन सकेंगे। क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए, और 18,000 यूनिट मैंने बनाने हैं। अगर 18,000 यूनिट बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगेंगे, तो 36,000 लेबर आवर चाहिए, जो नहीं है अवेलेबल। इसका मतलब ये सारे 18,000 मैं यूटिलाइज करूंगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एसएस। अब देखते हैं कितने यूनिट बन सकते हैं। ये वर्किंग शो कर रहा हूँ, 18,000 लेबर आवर्स अवेलेबल है, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए। इट मींस कि 9,000 यूनिट आई कैन प्रोड्यूस। तो ये 9,000 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, दिस वन। एंड दिस इज द फाइनल आंसर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स कैलकुलेट करते हैं। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने लिखा है कि डायरेक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर सकते हैं सेल्स में, तो प्लीज अगर तो आपको हेड वाइज दिया होगा तो हेड वाइज लेस करना है, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट लेस नहीं करना। ओके, अच्छा इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईसीएम में भी से मैंने एक्सपेक्ट किया है, एंड दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट देखें पहली, as a chief financial officer of the company, you are required to recommend a production mix that will maximize the profits of Don Powder Private Limited for March 2014. वही चीज हमने ऑप्टिमल मिक्स निकालना। और सेकंड पूछ रहा है, Don Powder Private Limited has a valued customer to whom they wish to guarantee the supply of 90 packets of each product in March 24. Would this customer demand ask you to alter your recommended production plan? If yes, recommend alternate production plan. तो सेकंड में वो ये कह रहा है, असल में सिंपल अगर मैं कहूँ तो सेकंड में मिनिमम डिमांड भी दे दी है। ठीक है, पहले तो फर्स्ट पार्ट को हम कैलकुलेट करते हैं इसके डॉन पार्लर प्राइवेट लिमिटेड के क्वेश्चन में। डॉन पार्लर
Private Limited, and that is part 1. अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिएगा कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा दिया हुआ है. Don Palmer Private Limited manufacture 3 products: rusk, bread, and biscuits. Owing to the perishable nature of these products, no finished good stocks are held. Information relating to these products are as follows. अब देखिए लिख रहा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज पर पैकेट मैन्युफैक्चर. एक पैकेट, यहाँ यूनिट पैकेट है. अगर एक पैकेट बनाता हूँ रस्क का तो इसमें 3 kg का मैदा लगेगा, 8 kg सूजी है, और मैक्सिमम सेल डिमांड इन पैकेट भी गिवन है, और कंट्रीब्यूशन पर पैकेट सोल्ड भी गिवन है. देखो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन है. ठीक है. The company that supplies the 2 raw materials that are used in all 3 products has informed Don Palmer Private Limited that due to the power load shedding, material supply will be limited to the following quantities. March 2014, मेरे पास सिर्फ 1800 kg का मैदा मौजूद है और 1800 kg की सूजी अवेलेबल है. ठीक है. अब मुझे देखना यह है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है. तो इस क्वेश्चन में आपका एक स्टेप और आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है. तो अब मैं लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करता हूं. तो सबसे पहला जो है वो मेरे पास दिया हुआ है मैदा, और दूसरा है रस्क. वो बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले जरा मैदा को कैलकुलेट करते हैं. देखें अवेलेबल रिसोर्स कितना है मैदे का. मेरे पास 1800 kg, ये रिसोर्स इन kg है. अब इसमें अगर मैं सारे यूनिट बनाता हूं, ठीक है, रस्क के 120 यूनिट, 120, और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 kg का मैदा कंज्यूम होगा, यानी 120 इंटू 3. उसके बाद रस्क के बाद देखें तो ब्रेड आ रहा है. ब्रेड के भी कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं, 120 मैक्सिमम डिमांड है, 120 इंटू, और इस पे 2 kg मैदा लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज 120 इंटू 2, दैट इज 240. और ब्रेड के बाद बिस्किट्स आते हैं, बिस्किट, और ये भी 120 आपने पैकेट्स बनाने हैं, और एक पैकेट पे 4 kg मैदा यूज होगा. अब अगर इसको प्लस माइनस करें तो देखिए मेरे पास कितना मैदा, आंसर कितना आता है फाइनल, 720 प्लस में आ रहा है. जब ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सरप्लस है, ये हमारा सरप्लस है, ये हमारे पास, यानी सारे यूनिट बना सकता हूं. सो मैदा इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन दिस क्वेश्चन. ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. लेकिन अब इसी को आगे लेके चलते हैं. मैदा के बाद सेकंड जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है सूजी, जो यकीनन लिमिटिंग फैक्टर होगा. वही चीजें मैं लिखता हूं, अवेलेबल रिसोर्स इन केजी. अवेलेबल रिसोर्स इसका भी 1800 kg है, सूजी का भी ये देखिएगा 1800. और अब इसमें कितना कंज्यूम होगा रस्क में, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पर. देखिए 120 यूनिट बनाने हैं, लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए 8 kg सूजी यूज होगी, 8 kg. ये बनता है 120 इंटू 8, 960. इसी तरह ब्रेड को ले, ब्रेड के भी 120 यूनिट बनाने हैं, लेकिन 3 kg सूजी यूज होगा, 3 kg, यानी 120 इंटू 3, 360. और बिस्किट जो है वो 8 kg यूज होगा सूजी, 120 इंटू 8. अब इसको प्लस करेंगे तो देखिए माइनस में आ रहा है. माइनस का मतलब है कि दिस रिसोर्स इज शॉर्ट सप्लाई, यानी ये शॉर्टेज आ रही है. अगर मैं सारे यूनिट बनाना चाहता हूं, रस्क के, ब्रेड के और बिस्किट के 120 यूनिट तीनों के बनाना चाहता हूं,
तो मुझे ये 1800 का मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, देयरफॉर आई कैन से सूजी इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये पहला स्टेप इस क्वेश्चन में ज्यादा आ गया, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने वाला। अब उसके बाद वही स्टेप लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देना, और इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले प्रोडक्ट्स के नेम लिख लें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, कंट्रीब्यूशन पर पैकेट सोल्ड, तो यहां पर मैं लिखता हूं कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। रस्क 24 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है, ब्रेड 12 और बिस्किट 16 का। अब इस कंट्रीब्यूशन को मैंने कन्वर्ट करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और लिमिटिंग फैक्टर है सूजी। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको डिवाइड करता हूं केजी यूसेज इन केजी पर यूनिट ऑफ सूजी। यानी अगर मैं एक यूनिट, एक पैकेट रस्क का बनाता हूं, एक पैकेट रस्क का बनाता हूं, तो 8 केजी जो है वो मेरा सूजी कंज्यूम होगा, 8 केजी। तो यहां पर 8 कर दिया। 3 केजी हमारा ब्रेड यूज होगा, इसको 3 पे डिवाइड किया, और 8 केजी ही हमारा बिस्किट में कंज्यूम होगा। तो 8 यहां पर आ गया। जब इसको डिवाइड करूंगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ सूजी। यानी अगर 1 केजी सूजी का यूज होता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन 3 रुपीज है, रस्क में, ब्रेड में 4 रुपीज है, और बिस्किट में 2 रुपीज है। इसकी बेस पर अब हम लिमिटिंग रैंकिंग करेंगे लिमिटिंग फैक्टर की, कि किसको सबसे पहले प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इट इज वेरी क्लियर ऑब्वियस कि ब्रेड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, सो द रैंकिंग में bread should be produced first, rusk second, and biscuits third. अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स बनाएंगे, और यहां पर मैं लिखता हूं सूजी केजी। अवेलेबल रिसोर्स, हमारे पास सूजी का कितना मौजूद है ये देखिएगा। वी हैव ओनली 1800 केजी ऑफ सूजी। अब इसमें मैं जब प्रोडक्शन करता हूं तो सबसे पहले ब्रेड को बनाऊंगा, क्योंकि रैंकिंग में फर्स्ट है। और ब्रेड के कितने यूनिट्स बनाने हैं आपने? ब्रेड के मैंने 120 यूनिट्स बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 केजी सूजी यूज होगी। यानी 120 यूनिट्स बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 केजी सूजी यूज होगी। 120 इंटू 3, 360 आ गया। अब मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल होगा सूजी का, वो 1440 केजी। सेकंड रैंक रस्क का है। अगर हम रस्क बनाते हैं तो रस्क की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 120 केजी सॉरी पैकेट्स, और एक पैकेट में को बनाने के लिए 8 केजी सूजी यूज होगी। यानी 120 यूनिट बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए या एक पैकेट में 8 केजी सूजी यूज होगी। तो 960 सूजी जो है वो केजी में कंज्यूम हो जाएगी रस्क को बनाने के लिए। अब रिमेनिंग जो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 480 केजी रह गया सूजी का, जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ बिस्किट बना सकता हूं। और इट इज वेरी क्लियर कि बिस्किट के सारे यूनिट मैं नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं सारे यूनिट देखूं तो 120 यूनिट को बनाने के लिए 120 इंटू 8 960 केजी चाहिए, जबकि मेरे पास सिर्फ 480 केजी है। तो मैं सारे का सारा 480 कंज्यूम करता हूं। जरा देखते हैं कितने यूनिट बन जाएंगे। वर्किंग शो कर रहा हूं। 480 केजी अगर मेरे पास सूजी अवेलेबल है, और मैंने बिस्किट बनाने हैं, एक पैकेट पर 8 केजी सूजी यूज होगी। इसको जब मैं डिवाइड करता हूं 8 पे, तो इज इक्वल टू
60 पैकेट्स, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये जो यूनिट्स हैं इस क्वेश्चन में उसको मैं जरा क्लियर कर देता हूँ, ये पैकेट्स, यानी इसका मतलब हुआ कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें 60 पैकेट बना सकता, इससे ज्यादा पैकेट बना ही नहीं सकता ड्यू टू अ लिमिटिंग फैक्टर। और यही मेरा पार्ट 1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, आंसर है। ठीक है, दिस इज द पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 2 में देखें वो क्या कहता है। पार्ट 2 में कह रहा है डॉन पार्लर प्राइवेट लिमिटेड हैज अ वैल्यूड कस्टमर टू होम दे विश टू गारंटी द सप्लाई ऑफ 90 पैकेट ईच ऑफ ईच प्रोडक्ट। यानी हमारा एक वैल्यूड कस्टमर है और वो उसने ये कहा है कि मुझे 90 पैकेट जो है आपने मार्च में सप्लाई करने हर प्रोडक्ट के, यानी रस्क के भी, बिस्किट के भी, ब्रेड के भी। Would this customer demand ask you to alter your recommended production plan? क्या इस कस्टमर की डिमांड जो उसने पूछी है उसकी वजह से हमारे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान या मिक्स में कोई चेंज आएगी? इफ यस, रिकमेंड ऑल्टरनेट प्रोडक्शन प्लान। अगर ऐसा है तो फिर बताइए कि ऑल्टरनेट प्रोडक्शन प्लान क्या होगा। यानी सिर्फ अब आपने इसमें ये टेबल बनानी है, बाकी सारा कुछ हुआ है, उसमें किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, रैंकिंग तक वही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा जहां मिनिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, रैंकिंग बाद में लोगे, पहले आप क्या करोगे कि पहले आप मिनिमम डिमांड को फुलफिल करोगे। तो लिहाजा पहले मैं मिनिमम डिमांड में आता हूं यहां पर, और मिनिमम डिमांड तीनों प्रोडक्ट्स की 90 केजी है, 90 पैकेट्स। ये देखिए 90 पैकेट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो अब मैं रैंकिंग को छोड़ते हुए तीनों के 90 पैकेट्स बनाता हूं। ठीक है, तो पहला जो सा मर्जी पहले ले लें, इसमें वही स्टार्ट करूंगा अवेलेबल रिसोर्स से। मेरे पास 1800 केजी का अवेलेबल रिसोर्स मौजूद है। अब इसमें अगर पहली प्रोडक्ट बनाता हूं मैदा, तो मैदा में कितना कंज्यूम होगा? मैंने 90 पैकेट्स बनाने हैं, चूंकि 90 की अभी बात कर रहा हूं मिनिमम डिमांड की, और एक पैकेट को बनाने के लिए 8 केजी सूजी यूज होगी। 90 इंटू 8, 720 आ गया। अब रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा 1080। अब इसके बाद दूसरी प्रोडक्ट मेरे पास है ब्रेड, इसके भी 90 यूनिट मैंने बनाने हैं उसके लिए, और 90 यूनिट्स के लिए मुझे 3 केजी यूज होगा सूजी का। तो 90 इंटू 3, 270 यहां पर कंज्यूम हो गया। अब यह गया 810। और तीसरी प्रोडक्ट है मेरी बिस्किट, उसके भी 90 पैकेट्स का ऑर्डर है मेरे पास, जिसपे 8 केजी यूज होगा, यानी 90 इंटू 8, 720। यानी अब ये अगर मैं सिर्फ इस कस्टमर की बात करूं, उस कस्टमर का इतना बड़ा ऑर्डर है कि मेरे पास उसका ऑर्डर फुलफिल करने के बाद सिर्फ 90 केजी बचे। अब 90 केजी में किस प्रोडक्ट को बनाऊंगा? यकीनी बात है, अब रैंकिंग में जाता हूं तो फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है ब्रेड का, यानी इसका मतलब मुझे सबसे पहले ब्रेड बनानी है। अब ब्रेड के कितने यूनिट बनाऊंगा? देखो 120 की ब्रेड की डिमांड है, और ये जो कस्टमर की जो डिमांड दी हुई है वो इसमें शामिल होती है। 120 या 90 आप बना चुके हो, तो 30 यूनिट और बनाओ। और 30 यूनिट्स में कितना कंज्यूम होगा? 30 इंटू 3, यानी 30 इंटू 3, 90 केजी यूज होगा। तो उसके बाद मेरा रिसोर्स जो है वो फुली यूटिलाइज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान ये बना कि मैं मैदा के, अगर इसको मैं अलग लिखूं, तो मैदा के मैं कितने पैकेट्स बनाऊंगा? 90, ब्रेड के 90 प्लस 30, 120, और बिस्किट्स के 90। दिस इज द प्रोडक्शन, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, और यही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। दिस, तो यहाँ पर यकीनी बात है जब उसने अपनी डिमांड चेंज की तो ऑटोमेटिकली आपके पास मिनिमम डिमांड की वजह से मेरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान जो है वो चेंज हो गया। ठीक है,
अच्छा जी, अब इसमें इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 में फिक्स कॉस्ट को क्यों का कोई रोल क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देखें तो उसने प्रॉफिट पूछा ही नहीं है। जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट रिक्वायर करेगा वहां फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। पार्ट वन की वर्डिंग से कंफ्यूजन होती है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स फाइंड करना है या कि प्रॉफिट। हाउ डू वी नो दैट वी हैव टू फाइंड प्रोडक्शन मिक्स। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में आइएगा। पहली रिक्वायरमेंट जो है, अब उसमें क्या लिख रहा है, एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड अ प्रोडक्शन प्लान दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमें एक ऐसा प्रोडक्शन प्लान सामने लाना है जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, बल्कि उसने ये कहा है कि ऐसा प्रोडक्शन मिक्स बनाओ जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, इसलिए वहां पर क्लैरिटी नजर आ रही है। Rusk instead of maida. What you want to ask, I have no idea. So first product maida nahi, rusk hai. Okay, I will see. Okay, first आपकी रस्क है। देखिए, फर्स्ट आपकी ब्रेड है। ठीक है, फर्स्ट आपकी ब्रेड है और सेकंड आपकी रस्क है और थर्ड बिस्किट है। बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अच्छा, नमाज ब्रेक में देता हूँ। लास्ट पॉइंट शुड बी रिपीटेड प्लीज। मैदा की जगह रस्क आएगा। भाई मैदा की जगह रस क्यों आएगा भाई, मेरे अल्लाह के बंदो। मैदा जो है वो रॉ मटेरियल है, रस्क प्रोडक्ट है। आप क्यों मिक्स कर रहे हो दो चीजों को। ऑप्टिमल मिक्स प्रोडक्ट्स का होता है, रॉ मटेरियल का नहीं होता। रॉ मटेरियल तो लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, तो बारह इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, फिर नमाज के लिए ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि एक आपका जो वैल्यूड कस्टमर है, जो कि ये कहता है जी कि आप मुझे 90 पैकेट जो है वो मुझे हर प्रोडक्ट के सप्लाई करेंगे। जब मैं 90 प्रोडक्ट तीनों के लेता हूँ, यहाँ पर आप मैदा की बात कर रहे हो आई थिंक। यहाँ टाइपिंग एरर होगी तो ठीक है, यहाँ मैं ठीक कर लेता हूँ। सही है, रस्क यहाँ मैं कर लेता हूँ। ओके, रस्क ब्रेड और बिस्किट, ठीक है जी। ये मैं मैदा की जगह रस्क कर देता हूँ। ओके फाइन, आई गॉट इट। रस्क, ब्रेड और बिस्किट, ये 90 यूनिट आप पहले बनाओगे उसके। अब जो रिमेनिंग बचेगा ना, उससे बाकी अब जो रिमेनिंग डिमांड है वो फुलफिल करनी है। और रिमेनिंग डिमांड के लिए आप यहाँ पर आओगे। फर्स्ट आपने किसको बनाना है, ब्रेड को। तो अब ब्रेड के आप 30 यूनिट आप मजीद पैकेट बना सकते हो। और इसकी मैक्सिमम डिमांड 120 है, तो ये 120 यूनिट ब्रेड के बन गए। ठीक है जी। ओके, ग्रीस, थैंक यू सो मच, वो मैंने कर दिया थी। अच्छा चले, क्योंकि कुछ और सिटी में भी है वहाँ नमाज थोड़ी लेट होती है, तो 5 बजे हम जो है नमाज ब्रेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और इसको ले लें। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके पिफ्फा में आया हुआ विंटर 2010 में। देखो, उसमें क्वेश्चन में एक एक चीज पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड वो कह रहा है जी कि रैंक दिस प्रोडक्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन विच दे शुड बी प्रोड्यूस्ड। तीसरा वो कह रहा है कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। और फोर्थ कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विच कैन बी अर्न। यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन भी रिक्वायर किया है। ठीक है, तो सीटीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जी, यूज द सेम मटेरियल एंड लेबर
यूनिट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, सेलिंग प्राइस, मटेरियल और लेबर, इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं दिए हुए, एनुअल डिमांड गिवन है, इन अ पर्टिकुलर ईयर ओनली 100,000 kg ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल एंड 145,000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। इन दोनों में से एक लिमिटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई कर दो लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सीटीसी लिमिटेड। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। ये वही वर्किंग जो मैंने आपको समझाई थी उसी के मुताबिक आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मटेरियल को चेक करते हैं। मटेरियल्स, मटेरियल्स के अवेलेबल रिसोर्स इन केजी कितना है। देखें क्वेश्चन में 100,000 kg अवेलेबल है। अब अगर इसमें से तीनों प्रोडक्ट बनाता हूं, एक्स की भी, वाई भी और जी भी, तो एक्स के 10,000 यूनिट बनाने, प्रोडक्ट एक्स के 10,000 यूनिट्स बनाने, और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे जरा चेक करते हैं। मटेरियल एक्स में 10 रुपीज का मटेरियल लगेगा और मटेरियल की प्राइस है 5 पर केजी। तो क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 केजी यूज होगा, यानी 2 केजी। मैंने इसमें से माइनस मल्टीप्लाई किया, 10,000 इंटू 2, ये 2,000 हो गया। वाई की तरफ आएंगे, वाई के आपने 15,000 यूनिट बनाने, 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, अब ये आ गया 15, इस पे कॉस्ट लग रही है और 5 रुपीज रेट है, 5 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 केजी। तो 15 इंटू 3, ये आ गया 45,000। उसके बाद प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट जी में देखें तो 8,000 यूनिट बनाने, और एक यूनिट को बनाने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी 4 केजी यूज होगा। सो 8,000 इंटू 4, ये 32,000। अब अगर इसको प्लस माइनस करो, अगर तो आंसर प्लस में आएगा तो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अगर माइनस में आएगा तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। अब ये 21,000 सरप्लस आ गया, यानी सारे यूनिट बनाने के बावजूद 21,000 जो है वो मेरे पास अवेलेबल होगा। सो मटेरियल इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतनी वर्किंग के 1 मार्क होंगे। अब यही चीज अब हम कन्वर्ट करते हैं लेबर में, लेबर आवर्स, उस पे चेक करते हैं। देखिए अवेलेबल लेबर आवर्स है मेरे पास 145,000, रिसोर्स इन आवर्स 145,000। अब जरा इन्हीं प्रोडक्ट्स को लाते हैं, एक्स वाई जी। एक्स के 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे। देखो यहाँ 12 रुपीज कॉस्ट लग रही है, 12 रुपीज, और एक यूनिट, एक 1 आवर का रेट है 3 रुपीज। अगर मैं 3 रुपीज पर आवर रेट पे कर रहा हूँ और 12 रुपीज किसी को पे करता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसने 4 आवर्स काम किया। तो एक्स को बनाने के लिए 4 आवर्स लगेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 4 आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 10,000 इंटू 4। वाई की तरफ आइएगा तो वाई में भी 12 रुपीज लग रहे हैं, तो 12,000 इंटू यानी 12 डिवाइडेड बाय 3, अगेन ये भी 4 आएंगे, तो 15,000 इंटू 4, 60,000। और जी को बनाने के लिए 24 डिवाइडेड बाय 3, 8 आवर्स लगेंगे, 8 आवर्स, 8 इंटू 8, 64। अब इसको सम किया तो देखते हैं आंसर डेफिनेटली माइनस में आना चाहिए, और 19,000 आ रहा है। तो दिस इज अ शॉर्टेज, यानी लेबर आवर्स
कम है या इसमें मैं सारे यूनिट नहीं बना सकता, सो लेबर और इज लिमिटिंग फैक्टर। और यही क्वेश्चन की पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी कि आप आइडेंटिफाई कर दो विच वन इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा वो कहता है रैंक करो प्रोडक्ट को, 2 मार्क्स का। रैंकिंग के लिए अब जब आपने कहा थी कि वो रैंक करो प्रोडक्ट, तो उसके लिए पूरा वही प्रोसीजर, पहले आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और उसके बाद फिर रैंक करोगे प्रोडक्ट को। तो ये बी पार्ट भी देखिएगा, उसी तरीके से हम करते हैं। अब इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जी। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले सेल्स प्राइस चाहिए। और सेल प्राइस देखो तो एक्स की 30 रुपीज है, वाई की 36 और जी की 56। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट में हमें कौन कौन सी कॉस्ट दी हुई है, मटीरियल्स, और मटीरियल्स गिवन है, देखो 10, 15, 20, 10, 15 एंड 20। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेबर। लेबर में देखो तो 12, 12, 24। जब ये लेस करूंगा तो अब जो आंसर आएगा, दिस इज नॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये बन रहा है 8 रुपीज। वाई का आ रहा है 9 और जी का 12। बजाहिर जी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है पर यूनिट, लेकिन रैंकिंग इसकी बेस पर नहीं होगी, रैंकिंग होगी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और लिमिटिंग फैक्टर लेबर और है। तो यहां पर आप इसको मैं डिवाइड करूंगा, लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे, ये अभी हमने कैलकुलेट भी किए थे, बल्कि यहाँ लिखे भी हुए, ये देखिए 4, 4, 8, 4, 4, 8। जब इसको डिवाइड करूंगा, दिस इज नॉट एज कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4, 9 डिवाइडेड बाय 4 और 12 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर इसको मैं डेसिमल करता हूं क्योंकि ये बहुत करीब है। ये देखिएगा 2, 2.25 और 1.50। ये मेरे पास रैंकिंग आ गई। इसकी बेस पर रैंकिंग करूंगा, यानी अब इसमें उस सबसे पहले उसको लूंगा जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी पर लेबर आवर, यानी y should be produced first, x should be produced second and z should be produced third। ये रैंकिंग आ गई हमारी। ये बी पार्ट जो है, पार्ट 2 जो है, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट थी कि रैंकिंग बताओ क्या होगी। तो ये मेरा आंसर है जिसको रेड कलर से मैं कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये भी था कि रैंकिंग करो। थर्ड कहते हैं जी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कैलकुलेट करें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑप्टिमल प्लान। तो अब ऑप्टिमल प्लान लेते हैं यहां से। इसमें कोई मिनिमम डिमांड नहीं है, यहां मैं लिखता हूं लेबर आवर्स और यहां पर यूनिट्स। तो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स इन लेबर आवर्स कितने अवेलेबल हैं, लेबर आवर्स ये देखिए 145,000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। तो 145,000 आ गए। अब इसमें रैंकिंग को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट वाई, जो फर्स्ट रैंक है। अब वाई की डिमांड कितनी है, 15,000, और 15,000 यूनिट को बनाने के लिए, वाई को बनाने के लिए 4 आवर्स चाहिए। यानी अब मैं 15,000 इंटू 4 करता हूं तो 60,000 लेबर और इसमें यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट वाई को मैं बना लेता हूं तो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स सिर्फ 85,000 लेबर आवर्स रह जाते हैं। अब मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट एक्स, अब चूंकि वो सेकंड रैंक में है, और प्रोडक्ट एक्स के हमारे कितने यूनिट बनेंगे, प्रोडक्ट एक्स के हमने जो बनाने हैं यूनिट वो 10,000 यूनिट।
और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? 4 आवर्स। तो मैं क्या करता हूं जी, 10,000 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 40,000। इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के बाद अब जो रिमेनिंग मेरे पास आएंगे वो 45,000 है। डेफिनेटली अब इसमें मैं प्रोडक्ट जी बनाऊंगा, और प्रोडक्ट जी के सारे यूनिट नहीं बन सकते, जितने भी यूनिट्स बनेंगे वो कितने बन सकते हैं उसकी वर्किंग देखिए। मेरे पास अवेलेबल आवर्स हैं 45,000। एक यूनिट को बनाने के लिए ये देखिए 8 आवर्स चाहिए। तो 45,000 को जब 8 पे डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आता है पहले यहां लिख लेते हैं, 45,000 डिवाइडेड बाय 8। तो मैं इसमें सिर्फ 5,625 यूनिट बना सकता हूं, और यही मेरा आंसर है ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। इवन दैट के डिमांड 8,000 थी, बट ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर मैं 8,000 यूनिट नहीं बना सकता। ठीक है जी। अब इसके बाद मेरा फोर्थ पार्ट, ये तो थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप इसको अलग अलग पार्ट में करें, इसलिए मैं इसको सेपरेटली शो कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में भी आपने जब सेपरेट दिया हो तो इसी तरह आपने इसको लेकर चलना है। और फोर्थ पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दो, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विच कैन बी अर्न। इट्स अ वेरी सिंपल। यहां पर मैं प्रोडक्ट्स ले लेता हूं, और यहां पर मैं लेता हूं जितने यूनिट्स आप बनाओगे ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स के मुताबिक, और यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, और एंड पे मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालूंगा। जो एक टेबल पहले बनाई थी, इसको अलहदा से इसलिए कर रहे हैं कि ये सेपरेट पार्ट है। तो अब यहां पर कोई तरतीब की जरूरत नहीं, आंसर लिखा हुआ है। तो मैं प्रोडक्ट वाइज तरतीब दे लेता हूं। प्रोडक्ट एक्स के आप कितने यूनिट बनाओगे ऑप्टिमल मिक्स के मुताबिक? 10,000। प्रोडक्ट वाई के कितने यूनिट आप बनाएंगे ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स के मुताबिक? 15,000 यूनिट। और प्रोडक्ट जी इसके आप बना सकते हो 5,625 यूनिट्स। ये यूनिट मेरा ऑप्टिमल मिक्स है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन पर मिक्स पर यूनिट चाहिए, जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया हुआ है। एक्स का कंट्रीब्यूशन 8 रुपीज है पर यूनिट, वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9 है, और जी का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है दैट इज 12। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा तीनों प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद मैं इसको टोटल करता हूं। ओवरऑल कंपनी को जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 282,500 का कंट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है, और ये मेरा फाइनल आंसर है जो उसने इस क्वेश्चन में रिक्वायर किया था कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है जी। तो ये मैंने क्वेश्चन 10 तक अभी आपसे डिस्कस किए। तो अभी नमाज पढ़ ले, उसके 10 मिनट्स की ब्रेक ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को आगे यानी फर्दर आगे लेके चलते हैं। सर प्लीज रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज कर दीजिएगा। थैंक यू। 10,000 into 220,000 for X. ओके, ठीक है, लेकिन फिर भी सरप्लस आ रहा है। ठीक है, in make or buy decision, if buying cost per unit of a product is less than the production cost per unit, then we will not suffer extra cost. What will be the treatment? देखिए, जब मेक और बाय डिसीजन में बाइंग कॉस्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट से कम होगी, तो फिर ये डिसीजन जो है ये शट डाउन की तरफ चला जाएगा।
ठीक है, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे शट डाउन प्रोसीजर को। आज जरा मैं कह रहा था कुछ क्वेश्चन हम इसके और कर लें लिमिटिंग फैक्टर के, ताकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं पिफा पे एक और क्वेश्चन आया था आपका 2009 में, क्वेश्चन नंबर 11, Vanguard Limited, इसकी रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कैमरास टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दैट वुड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ Vanguard Limited। ये भी ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स मांगा हुआ है, यानी ऐसा मिक्स बनाना है जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और ये जो हम मिक्स बनाते हैं यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम ही होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन को देखते हैं। Vanguard Limited manufactures 4 types of camera with which all use compacts, a component made only in one factory. Each compacts cost ₹50 to purchase. एक जो component है वो 50 रुपए का है। Due to prolonged strike of the workers in the compacts factory, Vanguard Limited will only be able to purchase 20,000 this year. यानी इस साल में हम सिर्फ 20,000 खरीद सकेंगे, तो यही मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। Following information relate to each type of camera manufactured by Vanguard Limited। अब देखिए इसमें मैक्सिमम डिमांड दी हुई है कैमरे की, कॉस्ट पर कैमरा, कॉम्पैक्ट सेट्स, अदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, प्रॉफिट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर कैमरा। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Vanguard Limited। अच्छा, अब इस पे 4 प्रोडक्ट्स है, पहले लिख लें क्योंकि इसमें लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है डिजिटल कैमरा, सेकंड साइन कैमरा, साइनी कैमरा जो भी इसको रीड कर ले, क्लोज सर्किट कैमरा, एंड फोर्थ इज मेडिकल कैमरा। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अब इस पे सबसे पहले वही काम करना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो सेल्स प्राइस पर यूनिट चाहिए पर कैमरा। ये जो यूनिट है यहाँ पर कैमरा है। अब सेल प्राइस जो है पर कैमरा जो है ये 220 है, 370, 420 और 1265। अब इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जगह में पर कैमरा कर देता हूं। और क्या क्या दिया हुआ है देखें, सबसे पहले कॉम्पैक्स, ये हमारा कितना कंज्यूम होगा, 50, 100, 200, 350, 50, 100, 200 एंड 350। इसके बाद दिया हुआ अदर डायरेक्ट मटेरियल, अदर डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 40, नेक्स्ट देखे तो 90, नेक्स्ट 98, और उसके बाद नेक्स्ट जो है मेडिकल कैमरा में जो अदर डायरेक्ट मटेरियल है वो 300। डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 20, 30, 30, 55। और इसके बाद तो फिक्स कॉस्ट है, ये हमारी रेलिवेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, और प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही नहीं होता। तो अब हमें मजीद वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं। अब जब मैं इसको लेस करूंगा इसमें से, तो जो आंसर आ रहा है 110, दिस इज नॉन कंट्रीब्यूशन पर कैमरा। एक कैमरे का जो कंट्रीब्यूशन है वो चारों प्रोडक्ट्स का हमारे सामने आ गया, 400, 110, 150, 92 एंड 560।
आप इसको डिवाइड करेंगे लिमिटिंग फैक्टर से, और लिमिटिंग फैक्टर इसमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहां से इसको डिवाइड करूंगा कॉम्प्लेक्स पर यूनिट, एक यूनिट पे कितने कॉम्प्लेक्स लगेंगे। जरा यहाँ आइएगा, ये देखें हमारे ये 50 रुपीज की कॉस्ट लग रही है और 50 रुपीज का एक कैमरा, एक कॉम्प्लेक्स है, एक 50 रुपीज का और 50 रुपीज लग रही है, इसका मतलब 1 कॉम्प्लेक्स लगेगा। यहाँ पर हमारे 2 लगेंगे 100 डिवाइडेड बाय 50, क्लोज सर्किट कैमरा 200 डिवाइडेड बाय 50, सबको 50 पे डिवाइड करना है जो प्राइस है, ये काफी दफा हम कर चुके हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन में, और 350 डिवाइडेड बाय 50, 7 कॉम्प्लेक्स लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब इसको डिवाइड करता हूं इस पर, ये 110, 75, 23 और 80, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो कि कॉम्प्लेक्स है। ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर कॉम्प्लेक्स आ गया 110, 75, 23 एंड 80। अब इसकी बेस पे हम रैंकिंग करेंगे। अब देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो आप डिजिटल कैम बनाओगे, सेकंड पे मेडिकल कैम, थर्ड साइन कैम एंड फोर्थ क्लोज सर्किट कैम। ये हमारी रैंकिंग आ चुकी है। अब इसकी बेस पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की टेबल बनाते हैं। ऑप्टिमल मिक्स, और यहां पर मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स। अवेलेबल रिसोर्स कितना है इन नंबर्स, ये नंबर कह लें या इन यूनिट्स कह लें, ठीक है। और ये मेरे पास टोटल जो अवेलेबल है वो 20,000 नंबर्स हैं या 20,000 यूनिट्स, ठीक है। इसको बेशक यूनिट्स कर 20,000। अब सबसे पहले मैंने किस प्रोडक्ट को बनाना है जो उसका रैंक फर्स्ट है, दिस वन डिजिटल कैम। सबसे पहले मैं इसको बना रहा हूं, डिजिटल कैमरा, और इसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है ये देखिएगा। डिजिटल कैमरा की जो मैक्सिमम डिमांड है 10,000 और इस पे 1 कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो अगर मैं 10,000 कैमरे बनाता हूं डिजिटल और एक कैमरे पर एक हमारा ये लगेगा कॉम्प्लेक्स, दिस वन, तो ये 10,000 आपके कॉम्प्लेक्स सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए लगेगा। तो अब मेरे पास सिर्फ 10,000 रह गए। अब सेकंड रैंक देखें तो हमारे पास मेडिकल कैम। मेडिकल कैम की पहले तो देखते हैं मेडिकल कैमरा की डिमांड कितनी। मेडिकल कैमरा की डिमांड सिर्फ 500 कैमरास की है, सिर्फ 500 कैमरा, और एक कैमरा को बनाने के लिए हमें 7 यूनिट्स चाहिए, यानी 7 यूनिट्स ऑफ कॉम्पैक्ट चाहिए। तो ये कितने यूज हो गए, 500 इंटू 7, 3500। जब इसको लेस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 60, 500 रह गए बाकी। और अब थर्ड जो है दिस वन, अब ये है दैट इज साइन कैमरा, और इसकी जो डिमांड है वो 4,000 है। अच्छा अब देखिए ये 4,000 डिमांड है और एक को बनाने के लिए 2 चाहिए, 2। तो अगर 4,000 मैंने कैमरे बनाने हैं और एक कैमरे को बनाने के लिए 2 कॉम्पैक्ट्स लगेंगे, तो इट मींस 8,000 कॉम्पैक्ट्स होना जरूरी है, जबकि मेरे पास 6,500। तो लिहाजा सारे 6,500 अगर मैं साइन कैमरे में यूज करता हूं तो कितने यूनिट बन सकते हैं, 3250। ये वर्किंग फिट शो कर देता हूं, हर क्वेश्चन में कर रहा हूं। 6,500 मेरे पास अवेलेबल कॉम्पैक्ट्स है, कॉम्पैक्ट्स है, और एक कैमरे को बनाने के लिए 2 कॉम्पैक्ट्स चाहिए। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो मैक्सिमम कैमरे बन सकते हैं साइन के वो C250, ठीक है। इट मींस जो फोर्थ कैटेगरी है कैमरे की या फोर्थ प्रोडक्ट है क्लोज सर्किट कैमरा, इसको मुझे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, और यही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट थी कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करें। दिस अगेन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, ये आपने 2-3 दफा पूछा है, मैं देख लेता हूँ ये कौन सा है। अच्छा, ओके, ठीक है, मुजाहिद वाला ये जो लास्ट टाइम किया था इसका आई थिंक बी पार्ट रह गया था, वो भी कर लेते हैं। देखिए वो लिख रहा है कि assume that the rate per hour of skilled and unskilled labor is expected to increase by 50% and 20% respectively. Calculate the new product mix assuming no other change shall occur. वो कह रहा है बाकी कोई चेंज नहीं हो रही, सिर्फ एक चेंज हो रही है कि आपकी जो स्किल्ड लेबर है वो 50% इंक्रीज हो रही है और अनस्किल्ड लेबर जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज मुजाहिद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये 6 का हम कर रहे हैं पार्ट बी ओनली। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास कितनी प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। इस क्वेश्चन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, वो लिख रहा है स्किल्ड लेबर अमाउंटिंग टू 30,000 इन नेक्स्ट क्वार्टर, यानी यही मेरा जो स्किल्ड लेबर है यही मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, सो वेल उसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं पहले सेल्स प्राइस पर यूनिट। अब सेल प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है 160, 150, देन 180, 150 एंड 300। अब इसमें से मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसमें कॉस्ट में मटेरियल गिवन है, मटेरियल जो है वो 30 रुपीज, 50 रुपीज, 40 रुपीज, 30, 50, 40 एंड देन 70, 60। अब यहां से आगे आइएगा स्किल्ड लेबर। अच्छा, अब क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहा है कि स्किल्ड लेबर जो है वो आपकी 50% इंक्रीज हो जाए, द रेट पर आवर ऑफ स्किल्ड and unskilled is expected to increase by 50 and 20%. So अगर मेरी स्किल्ड लेबर पहले 40 थी और 50% इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब कि 40 प्लस इसका 50%, यानी 40 प्लस 20 ये 60 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी। बी 40 रुपीज कॉस्ट थी, ये भी 60 हो जाएगी। अगली 60 है तो 60 प्लस इसका 50% बनेगा 30, तो 60 प्लस 30 90, उसके बाद 20 प्लस इसका 50% 10 यानी 30, और उसके बाद ई 80 प्लस इसका 50% 40 यानी 120, ये 50% इंक्रीज कर दिया। इसके बाद अनस्किल्ड लेबर में आते हैं, और अनस्किल्ड लेबर में वो कह रहा है जी कि अनस्किल्ड लेबर जो है वो इंक्रीज होगी 20%। तो पहले अगर 20 था तो इसका 20% लेंगे तो 4 आएगा, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। बी में आइएगा, बी भी 24, सी में आएंगे तो 10 प्लस इसका 20% 2 आएगा, 10 प्लस 2 12, नेक्स्ट भी 12 आएगा क्योंकि दोनों 10 थे, आखिरी 40 और इसका 20% आएगा 8, यानी 40 प्लस 8 48। तो ये मेरी सारी वेरिएबल कॉस्ट है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें वेरिएबल ओवरहेड वो कह रहे हैं एट अ रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं ए पार्ट में, लेकिन दोबारा कैलकुलेट करते हैं।
देखिए पहले में प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 40 1 आवर, और 1 इंटू 10 10, ये कॉस्ट आ गई। ये वर्किंग अगर आपने देखनी हो, रिवाइज करनी हो तो उसी क्वेश्चन में जाइएगा। अब मैं इसको उस तरह डिटेल में नहीं लिख रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको तो मैं सिर्फ बी पार्ट कर रहा हूँ। इसी तरह सेकंड प्रोडक्ट का भी 1 और लगेगा, 1 इंटू 10 10 और 10 रुपीज आ गई। इसमें 1.5 आवर्स लगेंगे, यानी 60 डिवाइडेड बाय 40 1.5 आवर्स, और 1.5 इंटू 10 15। डी में 20 कॉस्ट लग रही है, 20 डिवाइड बाय 40 यानी हाफ आवर लगेगा, हाफ आवर। तो हाफ आवर मतलब आधा घंटे का, अगर आधा घंटा लगेगा और 10 रुपए कॉस्ट है एक घंटे की, तो 5 रुपए हो गई। और आखिर में देखिए तो 80 डिवाइडेड बाय 42 आवर्स लगेंगे ई में, और 2 का मतलब 20 रुपीज हो गया। अब इन सबको प्लस माइनस कर लो तो जो आंसर आएगा दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिर्फ ये चेंज आई है, बाकी तो सारा वही रहना है क्वेश्चन, बाकी कोई फर्क नहीं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ कि जरा ये ले लूँ, क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। ये 36 6 23 33 52 आया। अब इसको लिमिटिंग फैक्टर पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय, और लिमिटिंग फैक्टर है स्किल्ड लेबर और पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो 40 डिवाइडेड बाय 40 1 आवर, अगला देखें 40 डिवाइडेड बाय 40 1 आवर, नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 40 1.5 आवर, नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 40 0.5 आवर्स, और आखिरी 80 डिवाइड बाय 40 2 आवर्स। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इस पर, अब जो आंसर आया दिस इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर आवर। अब इसकी बेस पर रैंकिंग करता हूं। देखिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जनरेट करके दे रहे हैं वो प्रोडक्ट डी है, सेकंड पर प्रोडक्ट ए, थर्ड प्रोडक्ट ई, फोर्थ प्रोडक्ट सी, एंड फाइनली फिफ्थ प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बी होगी, जिसको सबसे आखिर में हम रैंक कर रहे हैं। अब इसकी बेसिस पे ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स निकाल लेते हैं सेम उसी तरीके से। और यहां पर स्किल्ड लेबर आवर्स आ जाएंगे, अवेलेबल कितने हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन के मुताबिक मेरे पास 30,000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं इन द नेक्स्ट क्वार्टर, 30,000। अब इसमें मैं प्रोडक्ट वाइज चलता हूं, तो सबसे पहले आप बनाओगे प्रोडक्ट ई, सॉरी प्रोडक्ट डी, और प्रोडक्ट डी की डिमांड कितनी है, प्रोडक्ट डी की डिमांड है 7,000 यूनिट्स। अगर मैं 7,000 यूनिट बनाता हूं और प्रोडक्ट डी पे हाफ आवर लगेगा, हाफ आवर लगेगा, तो कितने घंटे यूज होंगे, 7,000 इंटू 0.5 3,500 आवर्स यूज होंगे। इसके बाद जो मेरे पास रिमेनिंग आवर्स अवेलेबल होंगे लेबर के, स्किल्ड लेबर के, वो 26,500। फिर सेकंड रैंक में आते हैं जो कि प्रोडक्ट ए है। अब प्रोडक्ट ए की तरफ आइएगा, प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम डिमांड जो है वो 3,000 यूनिट है। हियर यू कैन सी इन द क्वेश्चन 3,000 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने के लिए 1 लेबर आवर लगेगा, तो 3,000 इंटू 1 3,000 स्किल्ड लेबर आवर्स लगे प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए। अब मेरे पास रह जाएंगे 23,500 लेबर आवर्स, और इसके बाद आप थर्ड में जाएंगे प्रोडक्ट ई। अब इसके बाद प्रोडक्ट ई की तरफ आएंगे, ठीक है। अब एक मिनट से मुझे
जी। तो इसके बाद हमारी प्रोडक्ट जो है थर्ड रैंकिंग में जो आ रही है वो प्रोडक्ट ई है। प्रोडक्ट ई की डिमांड देखते हैं कितनी है जी। प्रोडक्ट ई की जो डिमांड है वो 9000 यूनिट्स है, 9000 यूनिट। और प्रोडक्ट ई को बनाने के लिए 2 स्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए, यानी 9000 इंटू 2 18,000 लेबर आवर्स इसमें लगेंगे। अब मेरे पास सिर्फ जो आवर्स अवेलेबल हैं वो 5500 है। अब इसमें जो नेक्स्ट रैंक है वो रैंक 4 यानी प्रोडक्ट सी का है। अब मैं प्रोडक्ट सी में लेकर आऊंगा इसको, और प्रोडक्ट सी जो है उसकी डिमांड है 6000 यूनिट्स, और प्रोडक्ट सी को 1.50 आवर्स लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं है। यानी अगर मैं इसको बनाऊंगा तो 6000 इंटू 6000 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 आवर्स लगेंगे। तो इसका मतलब 9000 स्किल लेबर आवर्स चाहिए मुझे, जो अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा जितने भी अवेलेबल हैं मैं उसमें से प्रोडक्ट सी बनाऊंगा। और ये कितने यूनिट बनेंगे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5500 डिवाइडेड बाय 1.50, 3667 यूनिट जो है वो बन सकते हैं। 5500 डिवाइडेड बाय 1.50 इज इक्वल टू 3667 यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं था, सिर्फ उसने कॉस्ट निकाली अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा। तो अब दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, सिर्फ वो चेंज कर। ठीक है, हाँ जी। अब जो सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज आप इनको अलाउ कीजिएगा, जो हैंड रेस कर रहे हैं उनको मैं जवाब दे सकूं। अब अगला क्वेश्चन भी साथ साथ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तो वो पूछिएगा। वेरिएबल ओवरहेड इज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। जी ठीक है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसको आप इसकी करेक्शन कर लीजिए, खुद कीजिएगा जरा इसको। वही पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, वहीं से उठा लीजिए। ये लेबर और जो ये कैलकुलेट किए ना और ओवरहेड्स के, ये हम उस क्वेश्चन से उठा लेते हैं। ये हमने किया था लेक्चर नंबर 16 में, आखिरी क्वेश्चन वहां से ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने शो की हुई है। ठीक है, ये 2020, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और रैंकिंग देखें चेंज हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, रैंकिंग वही है, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन में चेंज नहीं आई। सपोज फर्स्ट आइटम ही लिमिटिंग फैक्टर हो तो क्या फिर हम सेकंड वाले की कैलकुलेशन करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसका 1 मार्क होता है, इस कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं। अगर पहला लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो फिर आपने सेकंड की भी कैलकुलेशन करनी है। मोस्टली वैसे पेपर्स में आपने अभी अब ये पेपर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने नोट किया हुआ होगा कि लिमिटिंग फैक्टर उनका दे रहा होता है, जो लिमिटिंग फैक्टर दे रहा होता है अक्सर सेकंड का ही आता है। लेकिन आपकी बात ठीक है, फर्स्ट का भी आ सकता है। ठीक है, देखिए यार आपने लिखा है कि स्किल्ड लेबर और चेंजेस के बाद वाले लेंगे, तो चेंजेस के बाद तो लेबर आवर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट में फर्क पड़ा, इसलिए वो वही लेंगे जो पहले लिए थे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा जी, तो मैं बारह मीन वाइल अगला क्वेश्चन भी स्टार्ट लेता हूँ, और आपका जो क्वेश्चन होगा वो साथ साथ करेंगे आप, कर लीजिएगा, अलाउ करेंगे तो। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, टोटल हमारे 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 और 13। ठीक है, ये छोटे छोटे से दोनों कर लेते हैं, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। टॉय लिमिटेड वो कहते हैं जी कि इसमें सिर्फ रैंकिंग मांग रहा है, सिर्फ रैंकिंग, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, विंटर 2008 का। सो इसमें कहता है जी मैसर्स टॉय लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टू टाइप्स ऑफ टॉयज, वन इज अ कार एंड अदर इज अ स्कूटर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल
every piece of toy manufactured is sold in the market at the budgeted sale price. इसमें ये लाइन बहुत है, there is no restriction on sale, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट डिमांड हमारी एग्जिस्ट कर रही है, अनलिमिटेड डिमांड, इसको हम अनलिमिटेड कहते हैं। तो फिर यकीनी बात है जब दोनों की डिमांड अनलिमिटेड है तो फिर मैं किसी एक प्रोडक्ट को बनाऊंगा, दोनों को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट है सिर्फ उसको बनाऊंगा। So as a toy manufacturing is a technical job, technical labor supply is restricted in the area where factory is situated. The car takes 9 hours to make, whereas scooter takes only 6 hours. बाकी डेटा आपको दिया हुआ है, both the products use same type of labor which is restricted in supply. So toy limited का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में उसी तरह लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गिवन है। तो आपने दो बना लें, कार एंड स्कूटर। तो सबसे पहले मुझे सेल्स प्राइस चाहिए। सेल प्राइस देखें, कार की कितनी है 90 और स्कूटर की 60, और इसमें से लेस करूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है टोटल में, देखें वेरिएबल कॉस्ट पर सिंपल लिखा हुआ, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वो गिवन है ऑलरेडी 54 और 30। तो जब इसको लेस करता हूं तो दिस इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसके बाद मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड करूंगा, लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसने लिखा है स्कूटर कार को 9 आवर्स लगेंगे दिस वन, और स्कूटर को 6 आवर्स। ठीक है, तो ये 9 और 6 किया। अब जब इसको डिवाइड करूंगा तो कार जो है वो 4 रुपीज पर लेबर आवर का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है, और जबकि स्कूटर जो है वो 5 रुपीज का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग तक थी, तो रैंकिंग यहीं से हम कर लेते हैं। व्हाट वुड बी द रैंक? द फर्स्ट रैंक इज स्कूटर एंड सेकंड इज अ कार, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन था और देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया। इसी तरह भी आपने किसी ने क्वेश्चन किया भी था कि 13 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, a company sells two product F and G, budgeted figure depicts the under mentioned picture। अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट। कॉमन फिक्स कॉस्ट जो है वो 1025800 है। इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, इस डाटा में कुछ भी नहीं दिया हुआ। वो कहता है विच प्रोडक्ट शुड बी प्रमोटेड एंड व्हाई, किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, उस तरह नहीं दिया हुआ। तो इसको हम पहले तो वही हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, इतना हिस्सा मैं कैलकुलेट करूंगा जो हो सकता है। ये नीचे क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज FG प्रोडक्ट्स। इसमें दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट F एंड प्रोडक्ट G। तो इनकी सेलिंग प्राइस देखें, गिवन है 120 और 144, और वेरिएबल कॉस्ट हुआ है इसकी 60 है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट 120। ठीक है, तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन यहां तक तो कैलकुलेट हो गया। अब उसकी अब यहाँ लिमिटिंग फैक्टर तो दिया ही नहीं हुआ, ना लिखा हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए और रीजन क्या है। तो मैं ये लिखूंगा कि प्रोडक्ट, लेकिन इसमें एक assumption लेनी पड़ेगी, और मैं कहूंगा इफ assume that both products consume similar resource of limiting factor, then
product F should be promoted because this product will give higher profit per limiting factor. लेकिन इसमें ये जो मैंने assumption ली है ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट assumption इसका आंसर नहीं बने. ठीक है, ये छोटी सी आपने एक एक्सरसाइज थी और ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गिवन था. ठीक है, अब आपके पास 14, 15 और 16 दो क्वेश्चन है, 14 और 15. और इसको कोई मुश्किल नहीं है, इसको भी डिस्कस सिर्फ कर लेता हूं मैं आपसे और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. और अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप क्वेश्चन साथ साथ कर सकते हैं. अजम्पशन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो, अजम्पशन यहाँ इसलिए जरूरी है कि हमारा जो डिसीजन होता है कि किस प्रोडक्ट को पहले सेल करना चाहिए, वो बेस करता है आपके लिमिट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. अब क्वेश्चन नंबर 13 में ना लिमिटिंग फैक्टर बताया कौन सा है, ना ये बताया कि उसमें कितना रिसोर्स यूज हो रहा है. तो फिर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो लिमिटिंग फैक्टर जो यूज होना है, जो भी लिमिटिंग फैक्टर है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो लेबर आवर्स हैं, चाहे इवन वो स्किल्ड लेबर आवर है या मशीन आवर्स हैं, वो दोनों प्रोडक्ट को बनाते हुए इक्वल टाइम ले रहे हैं. ठीक है, या इक्वल रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं. तो फिर अगर इक्वल कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर याद रखिएगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर जो मैं डिसीजन करूंगा उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपने पूछा कि लिमिटिंग फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अगर 2 लिमिटिंग फैक्टर आ जाएं तो वो या मैंने पहले भी आपको इसका जवाब दे चुका हूं कि इसमें फिर लीनियर प्रोग्रामिंग लगता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. जी, इसमें लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है वो उसकी नेचर यही है कि किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए. तो प्रमोट तो उसी को करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर है, तो इसलिए अजम्पशन हमने ली है. विदाउट अजम्पशन तो आप इसका जवाब नहीं दीजिए. वालेकुम अस्सलाम. जी, क्वेश्चन कीजिएगा. सर क्वेश्चन नंबर 6 में जो बी पॉइंट जी है वो हुई है. जी, आपकी आवाज कट रही है, मेरे पास नहीं आ रही मुझे. सर आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है. सर क्वेश्चन नंबर 6 में जो बी पार्ट आपने किया है, वहां पे जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर 50% और 20% रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हुई. जी जब सर ये इंक्रीज हो जाएगी तो स्किल्ड 60, 60, 90, 30 और 120 आ गई. जी अब इसको 40 रेट पे डिवाइड नहीं करना? नहीं, आप देखो, मैं अब आपको बताता हूँ. 40 रेट नहीं रहा इस क्वेश्चन में. देखिए, उसने जो लिखा हुआ है ना उसको जरा गौर से देखिए. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 वो लिख रहा है जी कि इंक्रीज क्या हुआ. ये देखिए, इंक्रीज हुआ रेट पर आवर. ठीक है जी, रेट पर आवर, यानी इसका मतलब अब रेट 40 नहीं रहा, अब रेट 60 रुपीज हो गया. अगर 50% इंक्रीज होता, अब आप 60 पे डिवाइड करोगे. ये जो मैंने आंसर निकाला है उसको 60 पे डिवाइड करोगे तो तब भी वही आंसर आएगा. यानी इसको 60 पे डिवाइड किया, 60 डिवाइड बाय 61, 60 डिवाइड बाय 61, 90 डिवाइड बाय 60 1.5, 30 डिवाइड बाय 60.5, 120 डिवाइड बाय 62. रेट जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी इंक्रीज हो जाएगा. जी बिल्कुल, लेकिन और आपके ओवर्स जो यूज हो रहे हैं वो चेंज नहीं है. ठीक है जी, और क्वेश्चन कोई पूछना चाहिए? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अलाउ कीजिएगा क्वेश्चन पूछने के लिए.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करना चाह रहा हूँ सर। इसमें इसने बेसिकली ये कहा है कि रेट पर आवर पर लेबर आवर इंक्रीज हो रहा है, तो सर उसकी बेसिस पे जो वेरिएबल ओवरहेड की वर्किंग करेंगे सर, उस पे 60 को जब मैं उस पर डिवाइड करूंगा तो सर उसकी वर्किंग वहाँ नहीं आएगी जो आपने जब ये क्वेश्चन करवा रहे थे और वहाँ पे भी आपने वो टेबल बनवाया था। देखिए मैं इसको यहाँ लेकर, सर क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद एक बार अटेम्प्ट किया है। ठीक हो गया, ये आइएगा यहाँ। नहीं, ये मैं वर्किंग जरा यहाँ दोबारा लाया हूँ। देखिए हमारा जो ये रेट है ना स्किल्ड लेबर का, अब 40 नहीं रहा, ठीक है, ये 60 रहा। ये लेबर, ये जो मैंने कैलकुलेट किया आपके सामने लिखा हुआ है, स्किल्ड लेबर अब 60 होगा, 60, 90, 30 और 120। और जो रेट पर आ रहा है ना, अब 40 नहीं रहा, ये 60 हो गया, क्योंकि उसने कहा लेबर रेट 50% इंक्रीज हुआ। तो देखो ये हिस्सा अगर आप गौर से देखें तो ओवर्स में कोई चेंज नहीं है। आगे चलिए, अनस्किल्ड की जो हमने कैलकुलेशन की है, ये वाली मैं कैलकुलेशन यहाँ लाता हूँ, 24, 24, 12, 12 और 48। और अब इसका रेट जो है 20% इंक्रीज हो गया था। पहले रेट 20 था, अब 20 का 20% दूंगा तो 4 आएगा, तो 24 हो जाएगा। इसको अगर 24 पे डिवाइड करता हूँ तो देखिए ये लेबर आवर्स तब भी वही रहे, ठीक है। अब अगर आप ये वेरिएबल ओवरहेड की वर्किंग देखें तो आंसर वही आ रहा है जो मैंने लिखा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं ये समझ पा रहा था कि सिर्फ रेट पर आर इंक्रीज हो रहा है, वो स्किल लेबर सेम है। अच्छा नहीं, वो भी चेंज होगा ना, क्योंकि देखिए जब रेट चेंज होगा ना और वही रहेंगे तो टोटल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है सर, यानी कि इसका इफेक्ट दोनों पे आएगा। जी दोनों पे आएगा, एग्जैक्टली दोनों पे आएगा। ठीक है। ओके जी, आप और कोई क्वेश्चन करते रहे, मैं अगला क्वेश्चन भी मेन वाइल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, 13 और 14। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इस लेक्चर से तो क्वेश्चन नहीं है, मैं एक छोटा सा पॉइंट बस पूछना चाह रही थी कि वो जो आपने रेलेवेंट कोर्स में करवाया था वुड और फाइबर वाला क्वेश्चन, सर उसमें एक कैलकुलेशन है सेमी स्किल्ड लेबर की। तो उसमें वो जब मैंने उसको सॉल्व किया ना तो उसमें मुझे मार्केट और थर्ड पार्टी का डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आंसर दो तरीकों से वहां पे सेम ही निकल रहा है। अब तो ये क्वेश्चन देखूंगा तो पता लगेगा, वैसे तो नहीं जी मुझे सर, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, इट्स ओके। और सर डिफरेंस बता दें, थर्ड पार्टी और मार्केट में डिफरेंस होता है कोई? थर्ड पार्टी और मार्केट में, थर्ड पार्टी से आप क्या मुराद ले रही हैं, मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो जी रही। सर, उस क्वेश्चन में थर्ड पार्टी किसी लोकल एजेंसी को कहा हुआ है, और मैं ये अज्यूम कर रही थी कि लोकल एजेंसी भी तो मार्केट में ही होती है ना, तो फिर ये दोनों सेम ही हुए ना। आप क्वेश्चन का नेम बता दें, मैं चेक कर लूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह इसका जवाब भी दे देता जी सर हूँ। ठीक है, ये सर मैं बताती हूँ। जी जी। ये सर ये विंटर 16 का जो एसन एंड कंपनी वाला क्वेश्चन है। ओके, एसएन एंड कंपनी विंटर 16। जी सर, इसमें सिर्फ सेमी स्किल्ड लेबर वाला जो पॉइंट है, सिर्फ वो वाला। जी, सेमी स्किल्ड में वो लिख रहा है 600 hours of skilled labor is required. There is no spare capacity for semi-skilled worker. They are currently paid 16 per hour for time and a half for overtime. However, local agency can provide additional semi-skilled worker for 20 per hour. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो हमारे 600 लेबर आवर्स हैं वो हमें चाहिए, लेकिन लेबर आवर फुली यूटिलाइज्ड है।
यानी कोई भी स्पेयर कैपेसिटी मौजूद नहीं है। इस वक्त हम उसको पे कर रहे हैं 16 पर आवर और टाइम ऑन हाफ फॉर ओवर टाइम। अगर हम उन्हीं से ओवर टाइम लगवाते हैं तो फिर हमें 16 प्लस हाफ, 16 प्लस 8, 24 पे करना पड़ेगा। और अगर एक जी लोकल एजेंसी जो है वो मुझे एडिशनल सेमी स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड कर रही है, लोकल एजेंसी का मतलब है जो कि ऐसी एजेंसी जो कि लेबर प्रोवाइड करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, वो 20 रुपीज हमसे चार्ज करेंगे, तो विच एवर इज लोअर वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, तो 20 इंटू 600 वो रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी सर, इसी तरह किया है मैंने भी, लेकिन वो जब मैं टेबल को फॉलो कर रही थी तो उसमें मार्केट में जब जा रही थी तो वहीं पे भी रेलेवेंट कॉस्ट निकल रही थी, जबकि हम इसको ऑल्टरनेट में लेकर गए हैं और हमने इसको वहां से सॉल्व किया है लोअर कॉस्ट लेके। जी तो जी मुझे वो कंफ्यूजन हो रही थी कि ये मार्केट और है और थर्ड पार्टी और है, क्योंकि मार्केट को फॉलो करने से रेलेवेंट कॉस्ट को डायरेक्टली वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मैं थर्ड पार्टी में जाती हूँ तो वो ऑल्टरनेट में जाके कॉस्ट ऑफ मूविंग द लेबर जो कि ओवर टाइम है और कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेट जो कि थर्ड पार्टी है, इन दोनों का लोअर मैंने लेके आंसर निकाला है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि इज देयर एनी मेजर डिफरेंस बिटवीन मार्केट टर्म एंड थर्ड पार्टी टर्म? देखिए यहाँ पर वो मार्केट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तो ये है ना कि मार्केट में अवेलेबिलिटी है या नहीं। जब वो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आता है ना कि जी ये ऑप्शन, जो ऑप्शन दे रहा है, मतलब एक ऑल्टरनेट दे रहा है, जो ओवर टाइम लगाना है, एक कह रहा है जी कि एक लोकल एजेंसी प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब जो ऊपर हमारी जो टेबल बनी हुई है ना, उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि मार्केट में लेबर अवेलेबल ही नहीं है, हम खुद हायर नहीं कर सकते, डायरेक्टली जी हायर जी नहीं कर सकते, इसलिए हम जी ऑल्टरनेट। जी। और सर एक चीज और, सर ओवर टाइम अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ऐसे पता चलता है दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्टली मीन तो यही है ना कि ओवर टाइम इटसेल्फ इज एन अल्टरनेट। जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये थोड़ा सा पूछना था सर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, इनकी कोई एग्जांपल्स हैं सर? जी जी बिल्कुल एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं उसके अंदर बेशुमार हेड्स हैं, कुछ मैं बोल देता हूँ जैसे मैंने बोले भी थे, लाइक रिपेयर मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो फैक्ट्री में यूज हो रही है, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्री से रिलेटेड ऐसा एक्सपेंस जिसके अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज आएगी, वो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। नॉन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कमीशन आ जाती है, सेल्स कमीशन जिसको कहते हैं, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जितनी सेल में सेल करेगा उतनी आप कमीशन ज्यादा दोगे, कम सेल करेगा तो कम कमीशन दोगे। इसी तरीके से सम टाइम एडवर्टाइजिंग फिक्स भी होती है, लेकिन मार्केटिंग आपकी पर एड के हिसाब से चलती है, तो वो भी वेरिएबल हो सकती है। ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की एग्जांपल आ जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी क्वेश्चन इससे रेलिवेंट ही था कि नॉर्मली हम जैसे ब्रेक इवन में है कि ऑपरेटिंग तक महदूद होती है सारी कॉस्ट वगैरह, तो ये चूंकि रेलिवेंट कॉस्ट है तो इसमें ऑपरेटिंग से आगे जाके अदर और फाइनेंशियल और इवन के टैक्स वगैरह में भी डिफरेंस आ सकता है एज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या उनको हम इंक्लूड करेंगे अपने इस डिसीजन में, कैलकुलेशन में, या जस्ट हम ऑपरेटिंग तक ही महदूद रहेंगे वेरिएबल कॉस्ट की हद तक? रेलिवेंट कॉस्ट के अंदर आप हर कॉस्ट लेंगे जो गिवन होगी, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर वेरिएबल है तो। अलबत्ता जहां तक आपने बात की टैक्सेशन की, तो कॉस्टिंग में हम टैक्सेशन को कहीं भी अकाउंट फॉर नहीं करते, स्वाई एक चैप्टर के जो आगे जाके हम करेंगे, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी या कैपिटल बजटिंग का नाम देते हैं। अदरवाइज वो कहीं पे टैक्सेशन नहीं आएगी। सर वो अगर इंक्रीमेंटल हो तो फिर भी यूज नहीं करेंगे सर? फिर भी यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना होता है, टैक्स तो हमने देना ही देना है। अल्टीमेटली जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही टैक्स होगा, टैक्स तो बाय नेचर वेरिएबल ही होता है, क्योंकि जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना टैक्स भी बढ़ता जाएगा। हमें ये तो अंडरस्टूड है कि जितना प्रॉफिट कमाते हो सारा टैक्स में नहीं देते, ठीक है। अब जैसे कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं तो रेट 29% है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 29 दे रहे हो, 200 कमा रहे हो तो 58 दे रहे हो।
तो यानी इसका मतलब है कि वो टैक्स में फिर भी बचत होगी, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही अकाउंट फॉर करते हैं, आफ्टर टैक्स को अकाउंट फॉर नहीं करते। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो एक वो ये नेट प्रॉफिट की एक अमाउंट निकालनी थी, तो सर इसको अगर कंट्रीब्यूशन ये जो इसके अलावा अगर उसी के बेस पे नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे भी निकाल सकते हैं सर, क्योंकि इसी तरह हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जो आपने यूनिट्स निकाले थे कि हमारी जितनी हमारी अवेलेबल डिमांड है। देखिए जब लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, तो ये जितनी डिमांड है ना, ये जो सारी दी हुई है, ये तो फुलफिल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स निकालने का तरीका भी ये मकसद ये होता है कि हम कितने कितने यूनिट इन प्रोडक्ट्स के बनाएं। जब हम बना लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसकी बेस पे हम प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल यूनिट्स पे कभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि टोटल तो बन ही नहीं सकते, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। हम वो यूनिट लेंगे जो हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स टेबल में कैलकुलेट करते हैं, वहां से आपने प्रॉफिट को या कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जी सर। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट लेक्चर में जो लास्ट में आपने टॉपिक एक जो रिवर्सल का पढ़ाया था सर, उसमें हम स्टार्ट में ही एक ये चीज एंटिसिपेट कर लेते हैं कि अगर इस चीज को हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के अगर हमारा रेवेन्यू अगर ज्यादा सेफ होगा तो तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कॉस्ट और अगर ज्यादा इनकर हो रही है तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि डेफिनेटली वो रेवेन्यू बढ़ाएगी नहीं बल्कि कम कर देगी। ठीक है सर। और सर ये लास्ट में सर ये पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में सर ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसका इफेक्ट दोनों पे कैसे आएगा, क्योंकि सर उसका रेट पर आर्ट मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सिर्फ वही इंक्रीज हो। जी जब रेट पर और इंक्रीज होगा, देखिए एक प्रोडक्ट एक बंदा बना रहा है, उसको आप 41 और ले रहा है, बड़ा सिंपल मैं आपको आंसर दूंगा। देखिए 1 और वो ले रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और 40 रुपीज आप रेट पे कर रहे हो, तो टोटल कॉस्ट 40 होगी। लेकिन आप उसका रेट आप बढ़ा देते हो, उसका रेट 50 कर देते हो, तो अब भी 1 और ही लेगा, तो 50 इंटू 150 कॉस्ट हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट में भी फर्क पड़ेगा और रेट में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन आवर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए उस क्वेश्चन में जब मैंने ये अभी दोबारा शो किया आपको, तो वेरिएबल ओवरहेड हमारे चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वही रहेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे, ये जो फाइनल निकला तो पहली वर्किंग में। जब आपके ये कॉस्ट चेंज होती है तो रेट भी चेंज होगा, तो ऑर्स में कोई चेंज नहीं आ रही, जिसको मैंने खास तौर पे हाईलाइट किया था, बोल्ड किया, ठीक है। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करेंगे, और थ्योरी भी मैं आपको नेक्स्ट वीक क्लास से पहले कुछ शेयर कर दूंगा आपको। तो मैंने क्वेश्चन देख लिया आप लोगों का, तो इसके अलावा जो है वो कुछ 2-3 टॉपिक रह गए हैं हमारे, उसको भी साथ साथ मुकम्मल कर लेते हैं। जो मेन टॉपिक हैं बड़े, फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन पास पेपर में ऐसे भी आए हुए हैं जो जनरल है, वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं है, तो एंड पे हमने वो भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो रह सर जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाह रही थी। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जब लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक करवाया था तो उसमें आपने स्पेसिफिकली बताया था कि हमने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेने हैं, नॉन प्रोडक्शन नहीं। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब तो इतने सारे डिसीजन जो है ना वो कवर हो गए हैं, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ही कंसिडर करना है। देखिए एक असूल याद रखिए, जितने भी डिसीजन है स्वाय सीवीपी के, बाकी सब जगह प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, ठीक है। जी सर और ठीक होगी। सीवीपी में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी, जी और बिल्कुल सर। रेलिवेंट कॉस्ट में भी अगर दी हो, अव्वल तो किसी क्वेश्चन में आज तक मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर आ जाए तो बिल्कुल आएगी, अगर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें आ रही है, ठीक है। चलिए क्लास का टाइम खत्म होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।